तारो तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। राजमहल सजाया जा रहा है, नाच गाने की महफिल हो रही है, रानी को बुलाया जा रहा है, लेकिन रानी का जी अभी तक राव जी के लिए नहीं झुका। सोचती रही जाऊं या ना जाऊं। अब सुनते हैं रूठी रानी की रेडियो नाट्य वाचन की 12वीं कड़ी। उमा ने भारीली से कहा, अरे तू जाकर कह देना आते आते आवेंगी, ऐसी क्या जल्दी है। भारीली ये सुनकर सहम गई, कांपते हुए बोली, क्या अंधेर करती हो बाई जी, मुझे क्यों भेजती हो? क्या क्या कोई और नहीं है? उमादे ने कहा, नहीं कोई हर्ज नहीं है। ये जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहां रुकना मत, फिर तुझे मेरे साथ भी चलना होगा। लाचार होकर भारीली गई। राव जी की नजर ज्यों ही उस पर पड़ी, वो रानी को भूल गए। उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वो बहुत कहती रही, जो मैं कहने आई हूं उसे सुनिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो फिर रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा, तू झूठ मूठ डरती है। भट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाव के लिए ही तो भेजा है। जब तक वो ना आवे तू यहीं रह, फिर चली जाना। राव जी नशे में चूर भारीली से लिपटे जाते थे। अपनी धुन में ना उसकी बात सुनते थे, ना उसे जाने देते थे। यहां तक कि नाचने गाने वाली अपनी महफिल का रंग दिखाकर वहां से खिसक गईं। थोड़ी देर बाद रानी उमादे बना श्रृंगार की आई तो देखा राव जी भारीली को लिए बैठे हैं। उसी दम उल्टे कदम वापस हुई। जी में कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी आन हाथ से न जाने पाए। उधर भारीली ने ज्यों ही रानी को देखा, घबरा कर उठी और खिड़की से नीचे कूद पड़ी। वहां बाघा नाम का एक संतरी पहरे पर था। जेवर की झनकार सुनकर चौकन्ना हुआ, ऊपर को देखा तो भारीली नीचे की ओर गिर रही है। लपक कर उसे बचा लिया और पूछने लगा, कौन है तू? परिस्तान की परी है या इंदर के अखाड़े की हूर? भारीली ने उंगली होठों पर रख कर कहा, चुप चुप हो जाओ। अपनी जान की खैर चाहता है तो अभी मुझे वहां से निकाल ले चल, नहीं तो हम और तुम दोनों मारे जाएंगे। बाघा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूं, बिना आज्ञा के यहां से हिल नहीं सकता। पहले पूरा काम कर लूं, तब जो तू कहेगी तब करूंगा। भारीली ने गिड़गिड़ा कर कहा, अरे इस वक्त मुझे अपने डेरे पर पहुंचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वरदास के पास ही था। चारण जी ने जो ही उसे देखा पहचान गए। झटपट राव जी के पास पहुंचे। वो घबराए हुए बैठे थे, नशा हिरन हो चुका था। ईश्वरदास को देखते ही उदास स्वर में बोले, मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए। ईश्वरदास, उनमें से एक तो उड़ जाने के ही काबिल था, उसका क्या अफसोस। बाघा सिपाही से फरमाए उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आवे, नहीं तो दूसरा तोता कभी आपके हाथ नहीं आएगा। राव जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। हाँ। ईश्वरदास ने उसी वक्त जाकर भारीली को एक सांडनी पर सवार करा के बाघा की हिफाजत में जैसलमेर की तरफ रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी। राव जी, अब तो भट्टानी जी राजी होंगी ना? ईश्वरदास, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपका अंदाज तो सभी जानते हैं ना। राव जी, अरे इसी डर से तो मैं उनके पास गया नहीं। अब आप जाकर देखिए, अगर हो सके तो मना लाइए ना। ईश्वरदास,
अब उनका आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपकी खातिर जाता हूं मैं। ईश्वरदास ने जाकर देखा, राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी हैं। खवासों ने सफेद चांदनी टांग कर पर्दा कर दिया है। बांदियां पहरे पर हैं। पर्दे के पास और दो रानियां नंगी तलवार लिए खड़ी हैं। ईश्वरदास की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि नजदीक जाए। दूर ही से देखकर लौट आया और राव जी को सारा हाल सुनाया। राव जी झुंझला कर बोले, अरे क्या भट्टानी जी बुर्ज में जा बैठी? अरे ये क्या हरकत है भाई? ईश्वरदास, तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।